Welcome in NPTEL classes for your NEET and JEE chemistry preparation। आज जिस प्रॉब्लम की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और ये आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है और इसका नंबर वहां पे है 3.17। यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। प्रॉब्लम जब आप रीड करोगे एनसीईआरटी टेक्स्ट से आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम में दिया गया है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है ए, बी और सी। इन तीनों को कनेक्ट किया गया है इन सीरीज और इन तीनों में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए गए हैं। सेल ए में इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट, सेल बी में इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट और सेल सी में इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट। और इन तीनों सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के थ्रू पास की जाती है सेम करंट और वो है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट पास की जाती है तीनों सेल्स के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के थ्रू। दिया गया है कि सेल बी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बी में सिल्वर का मास डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम्स। हमें निकालना है कितने टाइम में सिल्वर के 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो गए हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बी एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। और उसके बाद हमें दूसरे पार्ट में निकालना है इस टाइम में, जिस टाइम में सिल्वर के 1.45 ग्राम डिपॉजिट होते हैं सेल बी में, इस टाइम जिंक का कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा सेल ए के इलेक्ट्रोड पे और कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा सेल सी के इलेक्ट्रोड पे। जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि गिवन क्या है और निकालना क्या है, मुझे मेरे माइंड में कंसेप्ट आया फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट्स सॉल्यूशन। और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी दो या दो से ज्यादा सेल्स के थ्रू, रेशियो ऑफ डिपॉजिटेड मासेस वही होगा जो रेशियो ऑफ सबस्टेंसेस के डिपॉजिटेड मासेस का रेशियो वही होगा जो इनके इक्विवेलेंट मासेस का रेशियो है। क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड है ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए हम फैराडेज के फर्स्ट लॉ और फैराडे के सेकंड लॉ से जो आइडियाज हमें मिलते हैं उन्हीं को अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसकी सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम यूज करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज फर्स्ट लॉ की बेसिक इक्वेशन है ये कि सब्सटेंस का मास डिपॉजिट जो हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ये बराबर होगा, इसकी डायरेक्ट डिपेंडेंस है ऑन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट पास्ड थ्रू इट्स सॉल्यूशन एंड टाइम फॉर विच दिस करंट फ्लोज डिवाइडेड बाय 96500। ये बेसिक इक्वेशन हम यूज करेंगे ताकि वी कैन कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर डिपॉजिशन ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ सिल्वर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बी। सिल्वर करंट आपको दी गई है, टाइम आपको निकालना है, मास डिपॉजिटेड भी दिया है। इसका मतलब है आपको इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए सिल्वर का, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट कितना टाइम लगा 1.45 ग्राम्स को डिपॉजिट होने में। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास, मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फॉर्मूला है ग्राम एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। इसका ग्राम एटॉमिक मास 108 है, वैलेंसी है सिल्वर आयन
में सिल्वर की 1, इसलिए इक्विवेलेंट मास भी होगा वही जो ग्राम एटॉमिक मास है 108। देन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू मास डिपॉजिटेड मल्टीप्लाइड बाय 96500 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय करंट पासड। मास डिपॉजिटेड आपको दिया गया है 1.45, मल्टीप्लाई करना है 96500 डिवाइड इक्विवेलेंट मास इसका वो है 108 और करंट 5 एम्पियर। इसको इस आरएचएस साइड में न्यूमेरिकल वैल्यूज है। इस आरएचएस साइड को कैलकुलेट करके मुझे टाइम निकलता है, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। टू सेव योर टाइम ये आता है करंट पास की जाती है, करंट 5 एम्पेयर नहीं है, सॉरी, करंट है 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर। करंट इज 1.5 एम्पेयर। इस आरएचएस साइड को इवेलुएट करके आता है 863.7 सेकेंड्स, और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60, ये आता है इक्वल 14.39 मिनट्स। इतना टाइम लगता है, इन मिनट्स इतना टाइम लगता है for 1.45 grams of metallic silver to get deposited on electrode in electrolytic cell B. So यहाँ सिंपली मैंने फैराडेज फर्स्ट लॉ की बेसिक इक्वेशन अप्लाई की। नाउ सेकेंड पार्ट में मुझे फैराडेज का सेकेंड लॉ यूज करना है। मुझे निकालना है मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हो जाएगा इस दौरान। फैराडेज सेकेंड लॉ कहता है कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में अगर सेम करंट पास हो जाती है तो रेशियो ऑफ डिपॉजिटेड मासेस ऑफ टू सबस्टेंस, यहां हम लेंगे जिंक और सिल्वर के डिपॉजिटेड मासेस का रेशियो वही होगा जो इनके इक्विवेलेंट मासेस का रेशियो है। इसलिए फैराडेज सेकेंड लॉ अप्लाई अगर हम करेंगे सेल ए और सेल बी पे, मुझे पता चलेगा कि मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड will be same as the ratio of their equivalent mass of zinc and equivalent mass of silver. Equivalent, ये फैराडेज सेकेंड लॉ की इक्वेशन है, इसको मैं यूज करूंगा इन ऑर्डर टू फाइंड मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड फॉर द सेम टाइम फॉर 14.39 मिनट्स in electrolytic cell A. मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे आप? ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, वो है 2। जिंक आयन में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट में जिंक 2 पॉजिटिव है और जिंक की वैलेंसी जिंक 2 पॉजिटिव में है 2, इसलिए इक्विवेलेंट मास इसका कैसे निकालोगे? इसका ग्राम एटॉमिक मास वो है 65, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 65 डिवाइडेड बाय 2 जो इसकी वैलेंसी है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर ऑलरेडी मैंने बताया है 108 है, मल्टीप्लाई करना है इसको मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, कितना मास सिल्वर का डिपॉजिट हुआ है 1.45 जो दिया है। मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड मुझे निकलेगा
2 1s are, 2 3s are, 2 2s are, 2 3s are, 2 2s are, 2 5s are. 32.5 divided by 108 multiplied by 1.45. और इसको भी मैंने इवेलुएट कर रखा है इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम. ये है, दिस इज इक्वल टू 0.438. Mass of silver, mass of zinc deposited is equal to 0.438 grams. ये दूसरा है. अब हमें इसी तरह मास ऑफ कॉपर निकालना है. इसके लिए मैं इन दो सेल्स पे फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा. मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कॉपर और सिल्वर के डिपॉजिटेड मासेस का रेशियो वही होगा जो कॉपर और सिल्वर के इक्विवेलेंट मासेस का रेशियो होगा. इसलिए एज पर फैराडे सेकंड लॉ, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस. इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर. अब मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाइड बाय मास डिपॉजिटेड ऑफ सिल्वर. मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर ग्राम एटॉमिक मास बाय इट्स वैलेंसी, वो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन +2 में है, इसलिए कॉपर की वैलेंसी है 2. इसका ग्राम एटॉमिक मास है अप्रोक्सीमेटली 63 डिवाइडेड बाय 2. यह इसका इक्विवेलेंट ये निकलेगा. इसका इक्विवेलेंट मास सिल्वर का है 108 अप्रोक्सीमेटली, मल्टीप्लाई करेंगे मास डिपॉजिटेड ऑफ सिल्वर, वो है 1.45 जो दिया गया है. इसको इवेलुएट करके मैंने इसको इवेलुएट कर रखा है इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम. तो आंसर मुझे मिला कॉपर का 0.42. और अगर मैं अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बताऊंगा 0.4277. ये है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. सो आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब आपको आसान लगती होगी. सिर्फ टफ पार्ट एक ही था कि मेरे माइंड को एक होमवर्क करना पड़ा, मुझे बैक जाना पड़ा टू कंसेप्ट दैट इज फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ. फैराडे फर्स्ट लॉ की बेसिक इक्वेशन की बेसिस पे मैंने निकाला 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा अगर इसके सॉल्यूशन के थ्रू पास हम करेंगे 1.5 एम्पियर करंट. उसके बाद मास ऑफ जिंक और मास ऑफ कॉपर निकालने के लिए मैंने फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई किया, जो बताता है कि डिपॉजिटेड मासेस, दो सबस्टेंसेस के डिपॉजिटेड मासेस का रेशियो प्रोवाइडेड दे अंडरगो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमेशा बराबर होता है रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस. यहाँ दो सबस्टेंसेस मैंने सिलेक्ट किए, जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड सिल्वर. ये दोनों, इन दोनों में रिएक्शन हो जाती है अपने अपने रेस्पेक्टिव सेल्स में एट देयर कैथोड्स, और डिपॉजिटेड मासेस का रेशियो होगा वही जो इनके इक्विवेलेंट मासेस का रेशियो है. जिंक का इक्विवेलेंट मास मुझे याद होना चाहिए, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास मुझे याद होना चाहिए. सिल्वर का डिपॉजिटेड मास मुझे दिया है, मैं मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक मैंने मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक निकाला. इसी तरह मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर निकालने के लिए, कॉपर का डिपॉजिटेड मास निकालने के लिए मैंने सेल बी और सी कंसिडर की, और मैंने बताया कॉपर और सिल्वर ये दोनों, इन दोनों में सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन. कॉपर 2+2 की रिडक्शन टू कॉपर, सिल्वर +1 की रिडक्शन टू सिल्वर. इसलिए दोनों सेल्स, इन दो सेल्स में इनके डिपॉजिटेड मासेस का रेशियो वही होगा जो इनके इक्विवेलेंट मासेस का रेशियो होगा. डिपॉजिटेड मास ऑफ सिल्वर मुझे दिया है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर स्टूडेंट को याद होना चाहिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर स्टूडेंट को याद होना चाहिए. और इक्विवेलेंट मास याद तभी होगा जब ग्राम एटॉमिक मास आपको याद होगा और वैलेंसी पता होगी. वैलेंसी आसान होती है, आयन की वैलेंसी वही होती है जो इसका चार्ज, और इस तरह डिपॉजिटेड मास
ऑफ कॉपर में कैलकुलेट कर पाए इक्वल टू 0.4277। अब आप देखो तीनों सेल्स में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिंक, तीनों सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट है। इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के थ्रू सेम करंट पास की जाती है 1.5 एम्पियर करंट फॉर 14 मिनट्स ऑलमोस्ट, मगर डिपॉजिटेड मास डिफरेंट है। सबसे ज्यादा है डिपॉजिटेड मास सिल्वर का, सबसे ज्यादा डिपॉजिटेड मास 1.45 ग्राम सिल्वर का है। उसके बाद है डिपॉजिटेड मास जिंक का ज्यादा, और सबसे कम डिपॉजिटेड मास है कॉपर का। इसका रीजन इस फार्मूला से आपको पता चलेगा। इसका रीजन है कि डिपॉजिटेड मास की डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन इक्विवेलेंट मास, सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट मास सिल्वर का है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक का है, और उसके बाद कॉपर का है। जिसका जितना ज्यादा इक्विवेलेंट मास होगा इन एज पर फैराडेज फर्स्ट लॉ, उसका उतना ही ज्यादा डिपॉजिटेड मास होगा, प्रोवाइडेड की सेम करंट पास हो जाती है एज डिमांडेड बाय फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू। आज के इस शॉर्ट सेशन में इतना ही। अल्लाह हाफिज।